हेलो। चालू नहीं। फोन कर लीजिए। हाँ, आ गया। वाचिंग वीडियो। नमस्कार साथियों, मुझे कुछ लोग नज़र आने लगे हैं। तो सबसे पहले बिहार कवरेज का हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है और इस समय मैं गुजरात के गांधीनगर से आपसे जुड़ रहा हूँ। मैं बिहार के भभुआ का रहने वाला हूँ और जब भी हम लोग दिल्ली में या कहीं बाहर मिलते हैं तो अक्सर अपना परिचय देते समय ये कहते हैं कि हमार घर भभुआ है, चाहे हमार घर छपरा है। और सुनने वाला बोल देता है कि ये अलग से बताने की क्या ज़रूरत है, आपका एक एक शब्द बता रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। यह इस भाषा की सबसे बड़ी ताकत भी है और कई लोगों के लिए यह एक मजबूरी भी है। मजबूरी इस मामले में कि इस भाषा के शब्दों में, इसके स्वरों में एक ऐसा लोच है कि दूर से ही इस बात की जानकारी दे देता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। जो विषय रखा गया है, कल हमारी सत्यम जी से बात हो रही थी और उसमें ये तय किया गया कि भोजपुरी को लेकर के दो तरह की स्थितियां हैं। एक सुनी सुनाई बातें हैं और कुछ सच्चाई है। तो दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं फिर से आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूं और सत्यम भाई को, निराला भाई को, चिंटू जी नज़र आ रहे हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार और आप लोगों का आभार। दरअसल भोजपुरी भाषा के साथ साथ जिस सुनी सुनाई की बात मैं कर रहा था, उसमें पहला मुद्दा तो यही है कि यह एक ऐसी भाषा है जो बोलने बतियाने तक के लिए तो ठीक है, लेकिन पढ़ने लिखने का काम इसमें नहीं हो सकता। यानी आप घर में बातचीत कर लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों से बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत गीत गाना वगैरह सुन लीजिए, वहाँ तक सही है। लेकिन गंभीर कामों के लिए ये बहुत अच्छी भाषा नहीं है। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई ये है कि भोजपुरी भाषियों पर जो वहाँ के आंचलिक प्रभाव नज़र आता है जब वो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसको लेकर लोगों के प्रति एक हीनता बोध का भाव आता रहा है। जहाँ तक मैंने तमाम क्षेत्रों के लोगों को सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, जब वो अंग्रेजी बोलते थे तो उसमें बांग्ला प्रभाव स्पष्ट दिखता था। लेकिन और किसी भाषा के लोगों को लेकर यह बात नहीं कही जाती जितनी कि भोजपुरी भाषियों को इस बात का ताना दिया जाता है कि अरे आप तो अभी भी भोजपुर क्षेत्र में ही बैठे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। तो एक बोली जाने वाली भाषा को लेकर जो हीनता बोध की बात है, उस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा करूँगा कि वो क्यों है। दूसरा ये कि भोजपुरी की जो छवि बनी है वो मूल छवि से कुछ अलग बन गई है। जैसे भोजपुरी के पास जो इसका समृद्ध साहित्य है, इसकी जो समृद्ध लोक परंपराएं हैं, उनकी तुलना में ये बातें ज़्यादा चलती हैं कि उसमें अश्लीलता है, उसमें सिर्फ संगीत है, उसमें लिखित साहित्य नहीं है। तो इन सब के पीछे क्या कारण रहा है, इस पर भी चर्चा करूँगा। ढेर सारे दोस्त जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और आप लोगों के प्रश्नों पर भी मेरी नज़र रहेगी। अगर वीडियो में या ऑडियो में कोई समस्या हो तो हमें सूचित करिएगा, हम लोग थोड़ा उसको बदल लेंगे। दरअसल इस माध्यम पर बातचीत करने का, संवाद का ये
पहला दूसरा मौका ही है, तो कुछ कमियां हो सकती हैं। एक दो मैं चाह रहा था कि बहुत एकेडमिक बातों की बजाय कुछ सामान्य धारणाओं पर इस बार ज़्यादा बात करेंगे, और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ किताबों के हवाले से, कुछ पुख्ता प्रमाणों के माध्यम से, ठोस प्रमाणों के माध्यम से भी बात करूंगा। कुछ सवालों से मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उन सवालों की चर्चा लगभग नहीं के बराबर होती है, और जो कुछ असुविधाजनक सवाल हैं उनसे हम लोग बचना चाहते हैं। भोजपुरी के लोग भी बचते रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी चर्चा उनकी भी इस दौरान करूँगा। भोजपुरी भाषा की पुस्तकों की जब बात आती है तो सबसे शुरुआती दौर की जो भोजपुरी का नमूना हमें मिलता है, ऐसी एक किताब है उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर भट्ट की। अब मेरा एक सवाल ये आता है कि ये किताब भोजपुरी इलाके में क्यों नहीं मिलती। इसकी पहली प्रति गुजरात के पाटन से प्राप्त हुई थी, और इसको लेकर के बहुत बड़ी चर्चा भी बाद में चली। खासतौर से जो भाषा वैज्ञानिक लोग थे, सुनीति कुमार चटर्जी ने उसकी अच्छी सी भूमिका लिखी, इन लोगों ने उसको महत्व दिया। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि ये किताब गुजरात कैसे पहुंच गई, और जहाँ के वो रहने वाले थे, बनारस में लिख रहे थे, वहाँ के पुस्तकालयों में, वहाँ के विद्वानों के पास इसकी प्रतियाँ क्यों नहीं मिलती हैं। इसके साथ ही एक मुद्दा ये भी है कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने भोजपुरी में काम किया, मैं 7-8 लोगों का नाम ले रहा हूँ, और इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आज भी जब भोजपुरी की चर्चा शुरू होती है तो इनके बगैर नहीं होती। जॉन बिम्स, फ्रांसिस बुकानन, रेवरेंड केलॉग, फ्रेडरिक हार्नले, S.W. फैलन, विलियम क्रुक, ह्यूज फ्रेजर, A.G. शिरेफ, जॉर्ज ग्रियर्सन, W.G. ऑर्चर, ये करीब 10 नाम मैंने जो आप लोगों को गिनाए, ये लोग आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले काम कर रहे थे, और अन्य किसी भी भाषा के तुलना में ये लोग भोजपुरी पर ज़्यादा काम कर रहे थे। अब प्रश्न ये उठता है कि इन विद्वानों को भोजपुरी इतनी महत्वपूर्ण भाषा क्यों लगी। इसके साथ ही एशियाटिक सोसाइटी में उस दौरान लंबे लंबे लेख प्रकाशित हो रहे थे, और इंडियन एंटिक्वेरीज नामक जो एक पत्रिका है जिसके अंक उस दौरान बहुत ही चर्चित रहते थे, उसमें तमाम लेख छपे। तो भोजपुरी को लेकर ये लोग इतना महत्व क्यों दे रहे थे, या जब शुरू में उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के प्रभाव में ये मान के चल रहे थे कि भोजपुरी तो एक मागधी की हिस्सा है, उसी की बोली है, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसको उचित महत्व न देते हुए पता नहीं क्यों उसको बाहर कर दिया। वही उदय नारायण तिवारी जब 25 साल शोध कार्य करते हैं तो वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की बजाय जॉर्ज ग्रियर्सन की तरफ झुक जाते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ज़्यादा निष्पक्ष बातें की थी। मित्रों, भाषा को लेकर जो हमारा रवैया रहता है उसको थोड़ा गौर करने की इसलिए ज़रूरत है कि भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है। भाषा के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम तरह के पक्ष उसके साथ काम कर रहे होते हैं, और मेरा ये निजी राय है, बहुत लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, कि एक भाषा के रूप में भोजपुरी को तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से जूझना पड़ा है, और उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। एक भाषा प्रेमी की पहली पहचान यही होती है कि वो सिर्फ अपनी भाषा से प्रेम नहीं करता है, बल्कि वो अगर अच्छा भाषा प्रेमी है तो दुनिया की सारी भाषाओं से प्रेम करेगा। जितना उसके लिए अपनी भाषा महत्वपूर्ण है, उतनी ही दूसरी भाषा भी महत्वपूर्ण होगी। भोजपुरी भाषियों ने इस प्रेम को बार बार दिखाया भी है, लेकिन इसके कई और पक्ष हैं, और उन पक्षों पर चर्चा करने से पहले हमें एक मुद्दे पर थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। वो ये है कि कुछ भाषाओं को हम लोग लिखित मान लेते हैं और कुछ भाषाओं को मौखिक के खाते में डाल लेते हैं, और एक धारणा बना दी गई है कि जो लिखित भाषा होती है
वो अधिक महत्वपूर्ण होती है, और जो मौखिक भाषा होती है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होती है, या उसके बगैर भी काम चल सकता है। अब जो भी इतिहास जानते हैं उनको ये बात पता है कि लिखित भाषा का मामला बहुत पुराना तो है नहीं। यह अगर प्रिंटिंग प्रेस से पहले भी जाएं, लिपि का आविष्कार ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार वर्षों तक उसका इतिहास जाता है। सुमेरिया सभ्यता ने सबसे पहले ईसा पूर्व 3000 के करीब लिपि की बात प्रमाण जो मिलते हैं, लेकिन भाषा के प्रमाण तो लाख साल से भी पहले चले जाते हैं। भारत में भाषाओं का महत्व कम नहीं रहा और उसको लिखित और मौखिक में विभाजित नहीं किया जाता रहा। पहली बार यह विभाजन अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे सामने आता है, और एक औपनिवेशिक सोच है जो ये बताती है कि लिखित भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और मौखिक भाषा कम महत्वपूर्ण होती है। ये अपने आप में अंतर्विरोध है कि अंग्रेज़ों ने ये कहा तो, लेकिन ढेर सारे अंग्रेज़ों ने मौखिक भाषा पर काम किया था, जबकि भारत के विद्वानों ने और बाद में आने वाले विद्वानों ने पता नहीं क्यों मौखिक भाषा को धीरे धीरे बोली तक सीमित करना शुरू कर दिया। अब भोजपुरी को इसकी कीमत कैसे चुकानी पड़ी, इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा। आप सभी लोग जानते हैं, और ये बात मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, मुझसे पहले कई विद्वान ये बात दोहरा चुके हैं कि विद्यापति मैथिली के कवि हैं और उनको मैथिली का कवि मानने में कोई कठिनाई नहीं आती है। ठीक इसी तरह तुलसीदास अवधी के कवि हैं और अवधी भाषा के कवि मानने में किसी को समस्या नहीं होती। सूरदास को ब्रज का कवि मानने में, मीरा को राजस्थानी और ब्रज का कवि मानने में समस्या नहीं होती। लेकिन जो कबीर भोजपुरी क्षेत्र में जन्मे, पूरी उम्र भोजपुरी क्षेत्र में गुजारी, मगहर में उनका देहांत वो भी भोजपुरी क्षेत्र में आता है, उनको भोजपुरी का कवि कहने में समस्या खड़ी हो जाती है। वो हिंदी के कवि हो जाते हैं, सधुक्कड़ी भाषा के कवि हो जाते हैं, लेकिन अच्छे खासे इतिहासकारों ने भी उनके साथ कभी भी भोजपुरी शब्द जोड़ना पसंद नहीं किया। अब ये सधुक्कड़ी भाषा क्या है? सूरदास भी साधु थे, एक स्तर पर तुलसीदास भी साधु थे, तो उनकी भाषा साधु की भाषा क्यों नहीं होती है और कबीर की भाषा साधु की भाषा क्यों हो जाती है? और जब इसके मूल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि संत कवियों की भाषा इसलिए भोजपुरी नहीं मानी गई कि वो मौखिक परंपरा से जुड़ते थे। मौखिक परंपरा से जुड़े होने के कारण उनकी भाषा स्थिर नहीं रही, उसमें बदलाव ज़्यादा हुए। और अभी हाल तक आप लोगों को ये पता होगा कि बिल्वेडियर प्रेस से जो कबीर ग्रंथावली आई थी, शुरू में कबीर के पद आए थे, वो भोजपुरी भाषा में थे और भोजपुरी का तत्व उनमें बहुत ज़्यादा था। लेकिन बाद में जो नए संस्करण निकलते चले गए और जिन लोगों ने संत कवियों के संग्रह तैयार किए, उन्होंने उसकी बजाय हिंदी शब्द का प्रयोग अधिक किया, या उसमें राजस्थानी का, ब्रज का, और चूँकि वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित थे इसलिए उसमें पंजाबी शब्दों का भी प्रभाव नज़र आने लगा। तो एक वाचिक परंपरा के कारण जिस भाषा को सबसे अधिक नुकसान सहना पड़ा उसका नाम भोजपुरी है। और इस परंपरा का नुकसान इस रूप में भी सहना पड़ा कि हमारी ही भाषा के जो बहुत सक्षम लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी इस भाषा को महत्व नहीं दिया। दरअसल हुआ ये कि अब धीरे धीरे विश्व भर के लोगों का ध्यान मौखिक भाषा की ओर जा रहा है। एक जे ओंग करके विद्वान हुए हैं, ONG नाम, ओंग, तो उन्होंने भी मौखिक भाषाओं को, मौखिक साहित्य को महत्व दिया। और अब लिटरेचर के स्थान पर ओरेचर शब्द का प्रयोग शुरू हुआ है। ओरेचर यानी ओरल लिटरेचर। लिटरेचर लेटर शब्द से बना है, तो लेटर यानी जो लिखा हुआ, लिखित भाषा में जो प्राप्त होता है वो लिटरेचर है, और जो मौखिक भाषा में जिसकी समृद्ध परंपरा चली आ रही है वो ओरेचर है। दुनिया की जितनी पुरानी भाषाएं हैं मूलतः वो ओरेचर से जुड़ती रही हैं।
लेकिन इस ओरेचर का नुकसान ये हुआ कि ठोस रूप में, लिखित रूप में मौजूद न होने के कारण हमारी बहुत सारी सामग्री, बल्कि मैं कहूँगा एक विशालकाय खजाना गायब होता चला गया। और जिस ज़माने में दूसरी तमाम भाषाओं के मौखिक पक्ष को लिखित रूप दिया जा रहा था, उसको लोग संजो रहे थे, उसी समय भोजपुरी के विद्वान उसको लगभग भूलते जा रहे थे। धीरे धीरे वो परंपरा से ही बाहर होती चली गई। अगर मैं उदाहरण दे के आपको पूछूं कि तेग अली तेग इतने बड़े कवि थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उनको बहुत ही सम्मान से याद करते हैं। उन्होंने पूरे जीवन में केवल 24 गज़लें ही क्यों लिखीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति हीरा डोम अपने पूरे जीवन में केवल एक कविता ही क्यों लिखता है, जिसकी कविता अछूत की शिकायत नाम से आपको नज़र आती है, तो मेरा प्रश्न इसलिए गलत है कि दरअसल न तो हीरा डोम ने एक कविता लिखी थी और न ही तेग अली ने सिर्फ 24 गज़लें लिखी थी। इन लोगों ने भरपूर लिखा, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसे न जाने कितने भोजपुरी क्षेत्र के हीरा, कितने सोना धीरे धीरे गायब होते चले गए और उनको संजोने वाले लोग, उनको लिखित रूप में दर्ज करने वाले लोग हमारे पास नहीं रहे और एक भरपूर खजाना हमारे बीच से लुप्त होता चला गया। बल्कि आज भी बहुत सारा कुछ ऐसा बचा हुआ है, लेकिन उनको जानने, नाम लेने वाला, उनको संजोने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी तरफ यह हुआ कि लिखित साहित्यकारों ने, हमारे हिंदी के महान साहित्यकारों ने, अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत चर्चा में हैं। फिर रामचंद्र शुक्ल मैथिली का नाम लेते हैं, अवधी का नाम लेते हैं, ब्रज का नाम लेते हैं, एक बार भी भोजपुरी का नाम क्यों नहीं लेते हैं? वो भोजपुरी के स्थान पर पूर्वी शब्द का प्रयोग करके काम चला लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्वी शब्द भाषा से ज़्यादा दिशा और एक क्षेत्र विशेष का सूचक बन जाता है जो पूरब की ओर है। अब पूरब की ओर बंगाल हो जाएगा तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आप चाहे जो नाम दे लें। लेकिन ये प्रक्रिया चली और हिंदी के ज़्यादातर इतिहासकारों ने भोजपुरी शब्द का प्रयोग करने से अपने आप को बचाया। इसका नुकसान उस दौर के बड़े बड़े साहित्यकारों को, जिन्होंने भोजपुरी में गजब का काम किया, उनको चुकाना पड़ा। जैसे जिस दौरान रामचंद्र शुक्ल सक्रिय थे, उसी समय भोजपुरी में एक महान साहित्यकार हुए अवध बिहारी सुमन, जो दंडी स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने 34-35 में जो कहानियाँ लिखी, वो आज की किसी भी महत्वपूर्ण कहानी जो लिखने वाले लोग हैं उनके समक्ष आप रख लीजिए, आप वो कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो इन कहानीकारों को, या महेंद्र मिश्र को, महेंद्र शास्त्री को, भिखारी ठाकुर को, इन लोगों को आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये हाशिए पर चलते चले गए और साहित्य में इनके लिए कोई स्थान नहीं बचा। वो एक विवाद चलता है हिंदी साहित्य में, जिसमें 1850 के बाद की भाषाओं के साहित्य को जगह नहीं दिया जाता है और उसको किनारे कर दिया जाता है। वो तमाम भाषाओं के साथ हुआ, लेकिन जो बड़ी भाषाएं उस दौर में जो मानी जाती हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा पहले से साहित्य की दुनिया में आ चुका था और उसके पीछे लिखित होने के कारण आ चुका था। जैसे ढेर सारे ब्रज के कवि आ गए थे, मैथिली कवि आ गए थे, राजस्थानी के कुछ कवि आ गए थे, अवधी के तो पूरा का पूरा सूफी साहित्य और राम भक्ति साहित्य शामिल था। लेकिन भोजपुरी के कवि उससे बाहर होते चले गए। अब इसके पीछे एक और बड़ा कारण जो मेरी समझ में आता है, और मैं यहाँ पर किसी भोजपुरी विद्वान के रूप में आप लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, एक छात्र के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर कहीं असहमति हो या किसी मुद्दे पर आपको लगता है कि उसमें कुछ जोड़ना जाना चाहिए, तो आप हमसे आराम से प्रश्न कर सकते हैं, मेरी बात को काट सकते हैं। प्रशंसा की बजाय मेरी बात पर अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। भोजपुरी की इस पूरी परिस्थिति को जानने का एक तरीका ये है
कि हम ये जानें कि भोजपुरी किन लोगों की भाषा रही। आखिर इतने बड़े क्षेत्र की भाषा उदय नारायण तिवारी ने तो 1950-52 के आसपास से लिख दिया था कि मधेसी क्षेत्र जो नेपाल से चलकर और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरगुजा इलाके तक आप चले आइए, और बिहार और उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा इलाका अगर भोजपुरी प्रभावित था, भोजपुरी में भाषा में बात करता था, तो इतने बड़े क्षेत्र की भाषा में बड़े साहित्यकार, लिखित साहित्य का न होना या उनको महत्व न मिलना, ये एक बड़े आश्चर्य का कारण क्यों नहीं बन रहा है? आखिर कारण क्या रहा कि इतने बड़े इलाके से बड़े बड़े साहित्यकार उस तरह नहीं आते हैं जैसे तमाम दूसरे इलाकों में आते हैं? इसमें मेरी राय यह है कि भोजपुरी भाषा मूलतः श्रमिक वर्ग और समाज के निम्न जातियों की भाषा रही। भाषाएं क्षेत्र से जुड़ती हैं और उनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको सीधे सीधे बांट नहीं सकते। यानी चाहे जिस जाति का व्यक्ति होगा, अगर वो भोजपुरी क्षेत्र में होगा तो भोजपुरी बोलेगा। भाषाएं क्षेत्र से, इलाके से जुड़ती हैं, उनका धर्म और जाति से संबंध कम होता है। आपको लग रहा होगा मैं अपनी बात को काट रहा हूँ, मैं थोड़ा सा विस्तार से इसको करना चाहता हूँ कि इलाके की भाषाएं होती हैं, मजहब की नहीं होती है, लोगों की भाषाएं होती हैं, वो जाति की नहीं होती हैं, धर्म की नहीं होती हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अगर तुलसीदास अरब में हुए होते और वहाँ बैठ कर के रामचरितमानस लिखते तो उसकी भाषा अरबी होती, और मोहम्मद साहब अगर बनारस और अवध में बैठ कर के कुरान शरीफ लिख रहे होते तो उसकी भाषा अवधी होती। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भोजपुरी क्षेत्र की भाषा भोजपुरी थी, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उच्च वर्ग की भाषा भोजपुरी नहीं थी, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उच्च वर्ग की भी व्यवहार की भाषा भोजपुरी थी। लेकिन जब वो शिक्षित वर्ग में तब्दील होते थे, वो शिक्षा से जुड़ते थे, तो वो भोजपुरी को छोड़ देते थे। पहले के शिक्षित लोगों के लिए शिक्षा का मतलब संस्कृत था, तो यहाँ के लोग जो उच्च वर्ग था या शिक्षित वर्ग था, वो भोजपुरी को घरों तक सीमित कर देता था और उसके बाद वो संस्कृत में शिफ्ट कर जाता था, संस्कृत का प्रयोग करता था। आप पाएंगे कि संस्कृत के बहुत बड़े बड़े विद्वान भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। पंडित रामावतार शर्मा, आरा के पंडित शालिग्राम जी, ऐसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं। जब मुग़ल शासन चल रहा था और पढ़ने का मतलब ही फ़ारसी और अरबी जानना होता था, तो इस इलाके के ढेर सारे विद्वान अरबी फ़ारसी के ज्ञाता बनते चले गए। और अंत में जब हिंदी का ज़माना आया तो इसी क्षेत्र से पढ़े लिखे लोग हिंदी को अपनाने लगे। घर में वो लोग भोजपुरी बोलते थे, लेकिन जैसे ही बाहर जाने का मामला होता था, शिक्षा का मामला आता था, तो वो भोजपुरी छोड़ करके हिंदी में शिफ्ट हो जाते थे। ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी के जितने बड़े साहित्यकार भोजपुरी क्षेत्र ने दिए हैं, शायद ही कोई और इलाका होगा जहाँ से इतने साहित्यकार आते हैं। यहाँ तक कि हिंदी का आधुनिक काल के जो प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो बनारस में बैठ के लिख रहे थे, और भारतेंदु से लेकर प्रेमचंद तक, जयशंकर प्रसाद से लेकर रामचंद्र शुक्ल तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर सुदामा पांडे, धूमिल, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, आप नाम गिनाते चले जाइए, आपके नामों की सूची में भोजपुरी इलाके के लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि भोजपुरी क्षेत्र का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो समृद्ध वर्ग था, जिसमें सवर्णों की संख्या ज़्यादा थी, जो शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम थे, उन्होंने दो भाषाओं का प्रयोग किया। वो घरों में तो भोजपुरी का प्रयोग करते थे, बोलचाल में भोजपुरी का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही शिक्षा का मामला आता था, लेखन का मामला आता था, वे अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषाओं को, संस्कृत को, फारसी को और हिंदी को अपना लेते थे। दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा था जो दिन रात कठोर श्रम करता था, और ऐसे वर्ग में मैं मानता हूँ कि स्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या थी।
स्त्रियां उच्च वर्ग की भी होती थी तो भी वो लगभग भोजपुरी की तरह जो निम्न वर्ग में जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं वो सारा उनको भी झेलनी पड़ती थी। और वो अपने आप को, मैं ये मान के चलता हूँ कि स्त्री चाहे वो बहुत समृद्ध परिवार में भी होती थी तो लगभग दलित अवस्था में होती थी, उनको बहुत अधिकार नहीं होते थे। तो इन सारे कारणों से धीरे धीरे ये हुआ कि भोजपुरी भाषा पर यह ठप्पा लगता चला गया कि ये तो गरीब लोगों की, अनपढ़ लोगों की, गंवारों की, अशिक्षितों की, जाहिलों की भाषा है, और जो लोग भी भोजपुरी बोलेंगे इसका मतलब ये है कि वो अनपढ़ है। अब किसी भाषा का अनपढ़ और पढ़े होने से तो संबंध होता नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि भारत में किसी भाषा पर अनपढ़ होने का सबसे बड़ा ठप्पा लगा होगा तो वो भाषा भोजपुरी है। अब आप भारत के हिंदी भाषा के फिल्मों से लेकर दक्षिण की फिल्मों तक को उठा के देख लीजिए, जब भी नौकरों को कुछ बात कहनी होती है तो भोजपुरी नुमा हिंदी में बोलेंगे, गुंडों को कुछ बोलवाना होता है तो उनको भोजपुरी नुमा हिंदी पकड़ा दी जाती है और एक संकेत दिया जाता है कि इस भाषा में तो ऐसे ही लोग होते हैं। और तथाकथित 18-20 करोड़ लोगों का हमारा भोजपुरिया समाज इस बात से कभी परेशान नहीं होता कि हमारी ऐसी छवि क्यों बनाई जा रही है। दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ से विद्वान निकलते रहे वो ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी को महत्ता को जानते नहीं थे। हिंदी के शीर्ष पर पहुँचे कुछ विद्वानों से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा और उन लोगों को अक्सर मैं भोजपुरी कार्यक्रमों में बुलाता था। आज से लगभग 17-18 साल पहले एक भोजपुरी के कार्यक्रम में मैंने नामवर सिंह को बुलाया था और नामवर सिंह उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। और अध्यक्षता के दौरान जिस बात पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया वो ये था कि भोजपुरी हिंदी की रीढ़ रही है। यानी हिंदी को अगर हम पूरे भाषा को शरीर मान लें तो भोजपुरी उसकी रीढ़ है। अब मेरा सवाल इससे ये निकलता है, और आजकल तो बहुत सारे मित्र भोजपुरी का विरोध भी कर रहे हैं, कि क्या रीढ़ को कमज़ोर कर दिया जाए, रीढ़ को शरीर में से हटा दिया जाए तो शरीर बहुत अच्छी स्थिति में रह पाएगा। ऐसे कितने शरीर आप जानते हैं जो बिना रीढ़ के बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। तो अगर भोजपुरी हिंदी की रीढ़ रही है तो इस रीढ़ को कमज़ोर करने का, समाप्त करने का प्रयास क्यों किया गया और इसे उस तरह से महत्व क्यों नहीं दिया गया। ये बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि जैसे जैसे ये भाषाएं कमज़ोर होती जाएंगी, मेरा मानना है हिंदी कमज़ोर होती जाएगी। दरअसल हिंदी का या भोजपुरी का आपस में तो कोई द्वेष रहा नहीं, भोजपुरी की हिंदी से कोई प्रतियोगिता ही नहीं। अगर भोजपुरी भाषा आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है या कमज़ोर है तो इसके तमाम राजनीतिक, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं। हिंदी के कारण भोजपुरी कमज़ोर नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाषा की जो राजनीति चल रही है, भाषा को लेकर के सत्ता वाले लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे 8वीं अनुसूची की जो राजनीति चलती है, उसके कारण ज़रूर हिंदी, भोजपुरी कमज़ोर होती है। लेकिन हिंदी खुद उस राजनीति का शिकार हो रही है। मसलन हिंदी क्षेत्र में जो लगातार अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? तो जिस आर्थिक कारण से, जिस सामाजिक महत्व के न मिलने के कारण भोजपुरी पिछड़ती चली गई, आज ठीक वही चीज़ हिंदी पर लागू हो रही है। और अब ये माना जा रहा है कि हिंदी पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, हिंदी पढ़ने से सम्मान नहीं मिलेगा, हिंदी पढ़ कर के जाएंगे और हिंदी में बोलेंगे बहुत वीआईपी जगह पर तो लोग हम पर हंसेंगे। याद करिए, ठीक यही बात एक ज़माने में भोजपुरी के लिए कही जाती थी कि अगर हम भोजपुरी बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हम तो अनपढ़ हैं। हमारा बेटा भोजपुरी में जानने का बहुत बातें करेगा तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जिस बात के कारण भोजपुरी को आपने हाशिए पर रखा, वही चीज़ अब हिंदी पर लागू हो रही है और नई पीढ़ी चीज़ों को बदल रही है। इस मामले में मैं एक मुद्दे पर और चर्चा करना चाहता हूँ, फिर आप लोगों के प्रश्नों को लेना शुरू करूँगा। वो ये है कि
भोजपुरी समाज की अपनी जो विसंगतियां हैं उन पर बहुत कम चर्चा होती है, जबकि एक जो सक्रिय समाज होता है, आत्मचेतस समाज होता है, वो सिर्फ अपनी तारीफ़ें नहीं करता, अपनी अच्छाइयाँ नहीं गिनाता, वो अपना मूल्यांकन भी करता है। वो अपने आप से सवाल पूछता है और मुश्किल सवाल पूछता है। भोजपुरी समाज ने ज़्यादातर भावुकतावश कह लें या किसी और कारण से भी, कई कारण हो सकते हैं, मुश्किल सवालों से टकराने में पीछे रहा। जैसे मैं 2-3 प्रवृत्तियों की चर्चा करूंगा कि भोजपुरी समाज में आज भी सामंतवादी प्रभाव बहुत नज़र आता है। ये बड़का है, ये छोटका है, वो ऊंचा है, ये नीचा है, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। इस तरह की प्रकृति और प्रवृत्ति शुरू से ही इस इलाके में रही और हम लोग उसे ख़त्म करने की बजाय बल्कि और आगे बढ़ाते रहे। आप याद करिए कि रैदास जो आज से 500 साल पहले हुए, भोजपुरी क्षेत्र से आए, उनको ये कहने की ज़रूरत पड़ी थी कि जात जाति में जात है, ज्यों केलन में पात। केले के पत्ते की तरह केले के तने पर से जैसे परतें निकलती हैं, उसी तरह जाति की परतें। और उनके लगभग 400 साल बाद हीराडोम आते हैं तो वो जो कविता लिखते हैं उसका शीर्षक है अछूत की शिकायत। और अछूत की शिकायत कविता में वो साफ साफ कहते हैं कि हमनी के रात दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहिब से मिनती सुनाई, हमनी के दुख भगवानों न देखत अड़े, हमनी के कबले कलेसवा उठाई। अगर 600 साल 500 साल तक एक ही समस्या से एक समाज जूझ रहा है और उस समस्या का हल नहीं ढूंढ रहा है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वो समाज या तो हद दर्जे का आत्ममुग्ध समाज है या फिर उसने अपनी समस्याओं की तरफ देखना बंद कर दिया है। तो भोजपुरी के साथ ये दिक्कत बहुत बड़ी रही कि इसने अपने सामाजिक भेद को, सामाजिक विसंगतियों पर नज़र कम डाली और लोग अपने आप को आगे निकाल के ले गए, खुद बाहर चले गए। हिंदी में जाकर के आपने बहुत प्रगतिशील काम कर लिया, आप अपने आप को निजी रूप से बहुत विकसित कर लिए, लेकिन आपका क्षेत्र, आपकी मिट्टी, आपका समाज पिछड़ता चला गया और उस पर आपका ध्यान नहीं रहा। और यह बात भोजपुरी साहित्य पर को पीछे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली प्रवृत्ति ये थी। इसी से जुड़ी हुई दूसरी प्रवृत्ति है, दोनों में आपस में संबंध है। जो लोग भोजपुरी इलाके में रहे हैं वो जानते हैं कि इस इलाके में मूछ का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मूछ केवल मूछ तक सीमित नहीं है, वो एक ठसक तक सीमित है कि हम तो कुछ खास हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, ये छोटा काम नहीं कर सकते, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे घर में वैसा नहीं होता। भले ही वास्तविक स्थिति चाहे जितनी कमज़ोर हो, लेकिन एक ओढ़ी हुई ठसक हमेशा नज़र आती है और इसका मूल्य सबसे अधिक हमारे समाज के स्त्रियों को चुकाना पड़ा है, हमारी माताओं और बेटियों को चुकाना पड़ा है। आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज में दहेज प्रथा इतने नग्न रूप में विद्यमान है? मुझे भोजपुरी का एक गीत याद आ रहा है, सगरी देहियाँ बलम के जागीरदारी है। आप स्त्रियों के गीतों को उठा कर देखिएगा, उसमें आपको ये दर्द, नैहर से बिछड़ने का दर्द, अधिकार न मिलने का दर्द, बार बार प्रताड़ित होने का दर्द इतनी बार और इतने रूपों में आएगा कि आपको लगेगा कि इस समाज में स्त्रियों को क्या कुछ खास तरह की स्त्रियां हैं क्या। और ये चीज़ भोजपुरी समाज को पीछे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती रही है। मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भोजपुरी समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि भोजपुरी समाज को इसकी माताओं और बहनों की हाय लगी हुई है। इसने उन लोगों को इतना कम जगह दिया है, इस तरह से प्रताड़ित किया है कि उनका जो दुखता हुआ रुआं है वो भोजपुरी को हमेशा पीछे धकेलता रहा है। तो वो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, वो बड़का छोटका और जाति का मामला, और साथ ही अगर आपके आबादी का 50% हिस्सा घरों में बंद रह जाएगा, पिछड़ा रह जाएगा,
लाज शर्म और इज्जत के नाम पर वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपका समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। आखिर क्या कारण है कि जिस ज़माने में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में भोजपुरी के गायक निकल रहे हैं, उसी ज़माने में गायिकाओं का नाम आप उंगलियों पर गिना सकते हैं। जिस ज़माने में इतने सारे लेखक यहाँ से निकलते रहे, लेखिकाएँ बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मिलती हैं। एक चर्चित किताब है। मेरे में नहीं हेलो, हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं? बीच में कुछ तकनीकी कारणों से बात कट गई थी। जो मित्र लाइव हैं, मैं उनसे फिर से जुड़ना चाह रहा हूँ। हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बीच में इंटरनेट कनेक्शन कुछ समस्या आ गई थी। तो मैं ये बात कर रहा था कि भोजपुरी समाज ने अपने आप को, अपना आत्ममूल्यांकन नहीं किया। वो तमाम तरह के विभाजनों से मैं अपने आप को बांटता रहा, छोटे छोटे मुद्दों पर विभाजित होता रहा। अभी तक किसी साथी की प्रतिक्रिया नहीं मिली कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। बीच में किसी कारण से कनेक्शन कट गया था। हेलो, तो इस विभाजन के कारण हमारे भीतर एक हीनता बोध पैदा होता चला गया। और जो लोग काम कर सकते थे, अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, सामाजिक रूप से सक्षम नहीं थे, तो उनको ये भी लगता था कि हम तो इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसी का तीसरा पक्ष आता है, ये है कि इस समाज में जो मूलतः कृषि केंद्रित था, धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी और खेतों का आकार छोटा होता गया, तो लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हुए। और प्रवासन और विदेशिया की समस्या, जिसके शुरुआत आज से लगभग 150 साल पहले ही गीतों में आने लगती है। सैया गईले कलकत्तवा ए सजनी जैसे गीत, जिसे भिखारी ठाकुर ने भी लिखा था, इसी के प्रमाण हैं। और इस प्रवासन ने धीरे धीरे ऐसा किया कि बहुत बड़ा हिस्सा भारत के भीतर और भारत के बाहर भी अपनी मिट्टी से दूर होता चला गया। और इन सारे दर्दों को भुलाने का, जब मैंने 3 प्रवृत्तियों की चर्चा की, बड़ा छोटा वाली प्रवृत्ति, स्त्री की खराब दशा और अपने घर से दूर होने की पीड़ा, इनको भुलाने के रास्ते को भोजपुरी समाज ने कुछ चीज़ों से दूर करना चाहा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम आई, जो इस मिट्टी की पहचान रही है, वो है इसका रस तत्व, इसका संगीत तत्व। गजब का उत्सव धर्मी समाज है यह। मतलब दुख से दुख में, कष्ट से कष्ट में भी खुश होने का कोई न कोई कारण ढूंढ निकालता है। वो भक्ति से जुड़ जाएगा, नाच गाने से जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो सामंती व्यवस्था के कारण स्त्रियों के नाच की परंपरा चली। और जो समृद्ध वर्ग था वो स्त्रियों को ला करके नचाता था। जो लोगों के पास उतना मौका नहीं था तो पुरुषों को ही साड़ी पहना कर नचाने लगे। यानी अपने आप को व्यस्त रखने का, अपने आप को खुश रखने का एक बहाना ये समाज ढूंढता रहा है। और उस बहाने को लेकर कई तरह की विसंगतियाँ भी पैदा हुई, जिसका आजकल आप लोग एक रूप देखते हैं कि थोड़ा अश्लील गाने यहाँ पर पैदा होते गए। भाई निराला विदेशिया ने इसके लिए एक अराजक उल्लास शब्द का प्रयोग किया है। तो एक अराजकता वाली स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन वो एक बहुत छोटा हिस्सा है। आज भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पहले की तरह बहुत समृद्ध है, भाषाओं में समृद्ध है, संगीत में समृद्ध है, लेकिन उसकी पहुंच दूर तक नहीं जा पा रही है। और
इस पूरी पहुंच के न जाने का जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि जो लोग सक्षम हैं वो इस भाषा को छोड़ करके किसी और भाषा में अपने आप को समाहित कर ले जाते हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर हम भोजपुरी में काम करेंगे तो जो हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम हिंदी में काम करेंगे तो हमें संस्थाओं का, सरकार का और दूसरी चीज़ों का सहयोग मिल जाएगा। अगर हम भोजपुरी में करेंगे तो खुद ही किताब लिखना, खुद ही प्रकाशित कराना, खुद ही बांटना, तो उसके लिखने से बेहतर है कि न लिखा जाए। या कुछ ऐसे लोग हैं जो धुनी किस्म के लोग हैं तो अपना ज़मीन बेच के किताब प्रकाशित कर लेंगे। इस मामले में मेरे एक स्पष्ट राय है, वो ये कि पाठ्यक्रमों की भूमिका, शिक्षा की भूमिका किसी भी भाषा और साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोग याद करेंगे कि आज से 100 साल पहले 1910-15 तक 20 तक हिंदी के सबसे बड़े कवि बिहारी और देव हुआ करते थे और इनमें होड़ लगती थी कि बिहारी बड़े कवि हैं कि देव बड़े कवि हैं। यहाँ तक कि बिहारी की सतसई पर सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गई थीं। गीता के बाद सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई थीं और धीरे धीरे पाठ्यक्रमों में आलोचना के कारण ये स्थितियाँ पैदा हुई रामचंद्र शुक्ल के आने के बाद कि भक्ति काल के कवि महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित हो गए और वो पाठ्यक्रमों के अंग बन गए। जो पाठ्यक्रमों में शामिल हो जाता है वो आपकी स्मृति में शामिल हो जाता है। जिसको आप किताब में पढ़ते हैं, एक बच्चे के रूप में जब आप किताब में पढ़ रहे होते हैं तो उसके प्रति आपके मन में एक सम्मान का भाव आता है। आपको लगता है ये बड़ा आदमी है, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसीलिए हम किताब में पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आप चाहे जितने महत्वपूर्ण हों, चाहे जितने ही प्रभावी क्यों न हों, अगर आपको संस्थाओं का समर्थन नहीं मिलता है, सरकार का समर्थन नहीं मिलता है, उनको मोबाइल पहले की तरफ घुमा दे भैया। आप दिख नहीं रहे लोगों को। हेलो, मैं दिख पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? कुछ समस्याएं आ रही हैं। मोबाइल पहले की तरफ घुमा दे, पहले जैसे रखो। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? मैं फिर से बंद करके चालू करता हूँ। हेलो, कुछ साथी शायद दिख रहे हैं। हाँ, फोन आया। हाँ, जिसकी नेट कमजोर है उसको प्रॉब्लम है, अदरवाइज अच्छा, मुझे कुछ साथियों ने ये कहा था कि तस्वीर नहीं आ रही है, कैरी ऑन, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन वीडियो में समस्या है। कैरी ऑन। तो जो तकनीकी रूप से संपन्न दोस्त हैं वो बताएं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहां आप दिख नहीं रहे वो वहां के नेटवर्क के कारण है। तो खैर, मैं जिस एक मुद्दे पर बात करना चाह रहा था वो ये कि अगर आप पाठ्यक्रम में शामिल हैं तो आप लोगों की स्मृतियों में शामिल हैं और कोई भी भाषा बड़े कोई भी भाषा विद्वानों के कारण नहीं बचती है, किताबों के कारण नहीं बचती है। अगर कोई भाषा बच्चों से जुड़ पा रही है, स्त्रियों से जुड़ पा रही है, घरों से जुड़ पा रही है, तो वो भाषा आगे जाती है। हिंदी की ताकत ये रही कि हिंदी को पाठ्यक्रम का सहयोग मिला, संस्थाओं का सहयोग मिला, कुछ और भाषाओं को भी मिला, लेकिन समृद्ध साहित्य होने के बावजूद भोजपुरी और अन्य लोक भाषाएं इस मामले में पिछड़ती चली गईं कि उनको
संस्थाओं का, सरकारों का सहयोग नहीं मिला। और भोजपुरी भाषा को सहयोग न मिलने का परिणाम एक और भी बुरा हुआ कि इसके बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं, जो अभी स्कूलों में जाते हैं, उनको अलग तरह का संघर्ष करना पड़ा। यानी जिस भाषा को लेके वो बचपन में खेलते कूदते थे, लोगों से बातें करते थे, जैसे ही विद्यालय में पहुंचते वो भाषा उनका साथ छोड़ देती और उस भाषा का प्रयोग करने पर उनको शिक्षक की डांट सुननी पड़ती या हंसी का पात्र होना पड़ता। इस कारण उनके मन में एक हीनता बोध आ गया। अब सवाल जब ये आया कि आप भोजपुरी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दीजिए, भोजपुरी में शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, तो केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने भी उसमें सहयोग नहीं दिया। जबकि पहले चरण में तो बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर यह बहुत बड़ी भाषा है तो इन सरकारों को महत्व देना चाहिए था। लेकिन तमाम कारणों से, बल्कि मैं कहूँ साफ साफ कि राजनीतिक कारणों से उर्दू को राज्य भाषा बना दिया गया। इन राज्यों में राजभाषा के दर्जे पर उर्दू शामिल हो गई, लेकिन भोजपुरी को नहीं बनाया गया। जबकि इन इलाकों के जो भी किसी भी जाति धर्म के लोग होंगे वो भोजपुरी पहले बोलेंगे। भाषा का धर्म से बहुत रिश्ता होता नहीं। तो हमारे इलाके के अगर मुसलमान भी होंगे तो उर्दू में बात नहीं करेंगे, वो भोजपुरी में बात करेंगे। लेकिन इसका एक तुष्टीकरण का प्रभाव चला और उसके कारण राज्य की भाषा के रूप में भोजपुरी को महत्व नहीं मिला। आगे पूछा दे दिया कि चूंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है इसलिए नहीं होगा। फिर ये बात हुई कि कुछ संस्थाएं बन जाएं। भोजपुरी अकादमी बनाई गई जो लगभग मृत प्राय अवस्था में रही। उसके बारे में भी कहा गया तो ये हुआ, सुनने मिला कि फंड नहीं मिलता है और सरकार द्वारा समर्थन नहीं है। और सारी चीज़ें अंततः जाकर के उस एक मुद्दे पर टिक गईं कि अगर आपको भोजपुरी को शिक्षा का माध्यम बनाना है, पाठ्यक्रम का माध्यम बनाना है, अकादमी की भाषा बनाना है, संस्था की भाषा बनाना है, इसमें प्रकाशन करना है, भोजपुरी की संस्कृति को संरक्षित या सुरक्षित करने की व्यवस्था करनी है, तो आपको 8वीं अनुसूची में आना होगा। जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दर्ज किया जाएगा उन्हें ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी। और अगर आप नहीं होते हैं तो कभी कभार, जैसे साहित्य अकेडमी पिछले कुछ वर्षों से भोजपुरी की किताबों को हिंदी में प्रकाशित कर रही है। भिखारी ठाकुर पर विनिबंध छपा है, मोनोग्राफ आया है और भी कई लोगों पर आया है, लेकिन वो हिंदी माध्यम में आएगा। तो भाषा के स्तर पर आपके एक व्यक्ति को, भिखारी ठाकुर को, महेंद्र शास्त्री को, महेंद्र मिश्र को और बाकी लोगों को ले लिया जाएगा, लेकिन भाषा को छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप भाषा छोड़ते हैं, आप सिर्फ भाषा नहीं छोड़ रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि आपकी कुछ पुरानी सामग्री हमारे काम की है लेकिन भाषा काम की नहीं। तो इन सारी परिस्थितियों के कारण भोजपुरी धीरे धीरे हाशिए पर जाने के लिए मजबूर की गई। लेकिन सुखद पक्ष यह है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत के और दुनिया भर के जो भाषा वैज्ञानिक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने ये माना है कि वह भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो जिंदा हो, जो जीवंत हो, जिसमें धड़कन हो, जिसका प्रयोग किया जा रहा हो, जो व्यवहार की भाषा हो। और तमाम सीमाओं, तमाम कमियों के बावजूद भोजपुरी भाषा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि करोड़ों लोग इस भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि डॉक्टर गणेश देवी जैसे लोग इस भाषा को बहुत ही तेज़ी से विकास कर रही भाषा के रूप में इसकी चर्चा करते हैं। तमाम फिल्मों में और संगीत के रूप में ये भाषा आगे आ रही है। लेकिन इस भाषा से जुड़े लोग और इस भाषा के समाज की जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है कि अभी तक मौखिक भाषा के रूप में, गीत की, संगीत की भाषा के रूप में आपने महत्वपूर्ण काम किया, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अब इस भाषा से जुड़े हुए हीनता बोध को ख़त्म करना है। और जो मुट्ठी भर लोग, उसमें से ढेर सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका न भोजपुरी संस्कृति से लेना देना है, न भोजपुरी समाज से कोई परिचय है और न ही वो भोजपुरी को जानते हैं।
कई लोग तो दूसरे क्षेत्रों से सिर्फ इसलिए आ गए हैं कि भोजपुरी का एक मार्केट बन गया है, भोजपुरी के पास एक बाज़ार है और इस बाज़ार में लाभ की पूरी संभावना है, आपको कमाई करने के संसाधन उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन कमाई कौन सी कमाई है और किस स्तर पर कमाई है, इस पर हमें ध्यान रखना है। जैसे दूसरी भाषा के लोग बहुत सचेत रहते हैं अपने पक्षों को लेकर, आप पंजाबी भाषियों से मिलिए, बंगाली भाषियों से मिलिए, अगर उनकी छवि खराब की जाएगी, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उठकर खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, सवाल खड़े करते हैं। तो भोजपुरी भाषी ये मुद्दा क्यों नहीं उठा सकते? और भोजपुरी की जो युवा पीढ़ी है, और ख़ास तौर से जब मैं युवा पीढ़ी कह रहा हूँ तो उसमें युवतियों को शामिल कर रहा हूँ, युवतियों की जो पीढ़ी है उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। एक साथी स्त्री और लोक भाषा पर चर्चा करने की बात कर रही हैं। थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले से कर दी है, लेकिन फिर से ये बता दूं कि स्त्रियों के पास अपने आप को व्यक्त करने का बड़ा माध्यम लोक भाषाएं रही हैं और इन लोक भाषाओं ने उनके दर्द को भी बांटा है और जब वो हार रही होती हैं तो एक ताकत की तरह ये लोक भाषाएं उनको मजबूती देती हैं। जब बल्कि इस बात को थोड़ा दूसरे रूप में मैं कहना चाहूँगा कि भारत के तमाम दूसरे क्षेत्रों में किसानों ने जितनी आत्महत्याएं की, भोजपुरी इलाके के किसान खराब परिस्थितियों के बावजूद वहाँ से आत्महत्याएं की खबरें कम आती हैं। क्यों कम आती हैं? इसका कारण एक है और समाजशास्त्रीय कारण है जिस पर गंभीरता से दूसरे साथी विचार करेंगे, लेकिन इसका एक कारण ये है कि पारिवारिक रूप से और मानसिक रूप से ये समाज बहुत मजबूत रहा है। जब भी टूटने की बारी आती है या कोई न कोई जीने का रास्ता निकाल लेता है। जिजीविषा इसकी गजब की है। जब भी ये हार रहा होता है एक गीत गुनगुना लेता है, जब भी हार रहा होता है तो कोई न कोई रिश्ते की बहन, मौसी, मामी, चाची, काकी, बुआ आ करके इस तरह से सहयोग कर लेती हैं और ज़्यादातर रिश्तों को स्त्रियां संभालती हैं। स्त्रियां संभालती हैं, स्त्रियां दर्द भी सहती हैं, स्त्रियां मुश्किल में भी पड़ी रहती हैं, लेकिन इस समाज को आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो भोजपुरी ही नहीं दूसरी लोक भाषाओं में भी ये स्थितियां रही हैं। भोजपुरी में थोड़ी ज़्यादा है और इसके और भी कारण हो सकते हैं। मैं 1 घंटा करीब होने वाला है, बीच में थोड़ा व्यवधान पैदा हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादातर साथियों के सवालों को मैं लेता चलूं। कुछ और प्रश्न अगर आपके आ रहे होंगे तो मैं उनको भी ले लूँगा। कितनी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पाई और कितना आप लोग सुन पाए ये मैं नहीं बता सकता, पता नहीं क्या कारण रहा, लेकिन आपके सवाल अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कि आपको आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है या कुछ और बातें, लेकिन आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हों। एक दोस्त हैं राजीव प्रताप सिंह, वंदना जी ने पूछा था स्त्री और लोक भाषा पर प्रश्न। आपने कहा कि भोजपुरी लोकगीत और पर्यावरण से उसके संबंध पर भी प्रकाश डालें। देखिए, किसी भी लोक साहित्य की या लोक की पहली पहचान यही होती है कि उसका अपने मिट्टी से जुड़ाव होता है और मिट्टी, भाषा, प्रकृति, पर्यावरण ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण लूँ कि भोजपुरी में कुएं की शादी का गीत गाया जाता है। केवल कुएं की शादी नहीं होती बल्कि पोखर की शादी होती है, पेड़ की शादी होती है, तुलसी की शादी होती है। तो ये शादी और इनके जितने गीत हैं वो लोक भाषाओं में हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी में कितनी स्त्रियों को आप गीत गाते सुने हैं, हिंदी में कितने संस्कार गीत आपको मिलते हैं, तो शायद आपको जवाब नहीं मिलेगा। दरअसल शास्त्रीय भाषा और लोक भाषा का एक फ़र्क यहीं पे होता है कि जो भाषा जीवंत भाषा होती है उसमें गीत, संगीत, स्त्रियों के गाना, वो दुख के गीत हों या खुशी के गीत हों, वो ज़रूर मौजूद रहेंगे।
और लोक भाषाएं अपने पर्यावरण से, पर्यावरण कई रूपों में, जैसे खेती किसानी से जुड़ी हुई अनेक शब्दावलियां आपको मिल जाएंगी। अब आज की तारीख में तो जैसे हल जोतते थे तो उसको सीता कहा जाता था, सीताफल वाला सीता नहीं, सीता नाम ही होता था। और बहुत सारी शब्दावली थी जो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी, क्योंकि ना बैल से खेती होती है, ना हल की ज़रूरत है, आप ट्रैक्टर चला लेते हैं, तो वो चीज़ें गायब हो रही हैं। लेकिन उनके बहाने एक कोष उनका बना करके उनको सुरक्षित किया जा सकता है। पर्यावरण को जानने का, मौसम को जानने का, घाघ भंडारी से लेकर तमाम लोगों के जो किस्से थे, उन किस्सों के बहाने जो बातें की जाती हैं। आप आज भी चले जाएं, किसी भी लोक के इलाके में जाएं, मैं सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं करूंगा, तो अगर लोक का व्यक्ति है तो दो चार कहावत और मुहावरे के बिना उसका वाक्य पूरा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लोक से जुड़ा है या उससे दूर है, इसको जानने का एक पहचान ये है कि अगर वो 4 वाक्य में 3 कहावत ठोंक देता है तो ये मान लीजिए कि वो लोक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और अगर आप कई वाक्य बोलते चले जाते हैं और एक भी मुहावरा नहीं आता तो ये मान लीजिए कि थोड़ा वो कटे हुए हैं लोक से। और इन मुहावरों में होता क्या है, ये मुहावरे, ये लोकोक्तियाँ हमेशा बहुत सही नहीं होती है। ये कई बार बहुत जातिवादी, कई बार बहुत स्त्री विरोधी भी हो सकती हैं। लेकिन इनमें एक निरीक्षण होता है, अगर आप इनका मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोकोक्तियाँ आपके समाज की सच्चाई को बयां कर रही हैं। कुछ और प्रश्न मैं ले लेता हूँ। आदित्य जी बता रहे हैं कि शुरू में प्रश्न किए थे। आदित्य जी का प्रश्न मैं ढूंढ रहा हूँ। भोजपुरी भाषा शुरू से पढ़ाई की भाषा न होना, कहीं भोजपुरी ज़्यादातर निम्न वर्गों की भाषा तो नहीं रह गई। इस पर थोड़ी चर्चा तो हो ही गई है और इसकी मांग चल रही है कि भोजपुरी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। और ये मांग सिर्फ कुछ लोगों की, भोजपुरी भाषियों की नहीं है। दुनिया भर के जो शिक्षा शास्त्री हैं वो ये बात मानते हैं कि प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। जिन दिनों में एनसीईआरटी में काम करता था उन दिनों भी एक पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था और उसमें भी यही मान्यता बन रही थी कि बच्चों को अगर प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए तो इससे उनका मानसिक विकास और भाषा की नहीं, विषयों की समझ भी बहुत अच्छी बनती चली जाती है। और दुनिया भर के शिक्षाविद, यहाँ तक कि यूनेस्को, यूनिसेफ और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी इस बात को मानती हैं कि मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए। अनीस जी ने एक सवाल पूछा है कि जो लोग भोजपुरी समाज के होते हुए भी भोजपुरी का प्रयोग करने से हिचकते हैं, उनको कैसे भोजपुरी के महत्व और व्यवहार के बारे में समझाया जाए। देखिए, पहली बात तो यही है कि अगर आप अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो भोजपुरी के प्रयोग से हिचकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे संस्कारों का महत्व भाषा को मिलता चला जाता है तो कुछ लोग जो भाषा से दूर हो रहे होते हैं उनको लगता है कि नहीं, इस पर भी काम करनी चाहिए। जैसे हमारे 4 मित्र अगर हैं और उनको भोजपुरी आती है लेकिन सारे लोग केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं और उनके भोजपुरी बोलते ही एक व्यक्ति हंस दे तो उसको लगेगा कि नहीं, मुझे इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को ये मालूम हो कि लगभग 1000-1200 साल की कितनी समृद्ध परंपरा भोजपुरी के पास है, उसके पास कबीर से लेकर भिखारी ठाकुर तक और आज तमाम सैकड़ों रचनाकार लिख रहे हैं, ऐसे शानदार कवि हैं, तो तब उसके मन में एक विश्वास आ जाएगा। तो मेरा एक उत्तर ये है कि जो लोग भोजपुरी बोलने से हिचकते हैं उनको थोड़ा भोजपुरी का इतिहास जानना चाहिए, भोजपुरी के समृद्धि के बारे में जानना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि भोजपुरी इस देश के बहुत बड़े हिस्से की भाषा है जो सिर्फ जनसंख्या के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति के कारण, अपने समृद्ध विरासत के कारण, अपने संगीत के कारण, अपने प्रकृति के निरीक्षण के कारण, अपनी समृद्ध शब्दावली के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रदीप उपाध्याय जी का एक सवाल है कि भोजपुरी में काव्य, लोक गाथा, गायन तो मिलता है
लेख साहित्य नहीं देखने को मिलते, ऐसा क्यों? ये इसका श्रेय इस प्रश्न का मेरी हम सफ़र को जाता है जो लिख करके लाई हैं, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो प्रदीप जी, मैं यही कहूँगा कि साहित्य है, देखने का मामला बहुत ही तुलनात्मक है। कई बार हमें वही नज़र आता है जो सरकार दिखाना चाहती है, मीडिया दिखाना चाहती है, संस्थाएं दिखाना चाहती हैं। कल को जब तमाम अकादमियाँ, तमाम पुरस्कार, तमाम संस्थाएं इसका समर्थन करने लगेंगी तो आपको दिखने लगेगा। अभी उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भोजपुरी के पास साहित्य है नहीं और सिर्फ गायन और संगीत है। मैं नाम ले रहा था, और आप अगर बहुत पीछे न भी जाएं, सिर्फ 19वीं सदी से 1870-80 से जोड़ कर के अभी आएँ तो भोजपुरी में अगर 50 पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, हर वर्ष सैकड़ों किताबें निकल रही हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन निकलती रही हैं। एक एक पत्रिका, पाती जैसी पत्रिका लगभग 40-45 वर्षों से निकल रही है। इसके अलावा एक ज़माने में द संडे इंडियन पत्रिका साप्ताहिक निकल रही थी, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि है नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं है। और अब आप जैसे लोगों की ज़रूरत यहीं पर आती है। अब सोशल माध्यम और जो मल्टीमीडिया और फेसबुक से लेकर के ये माध्यम जिससे अभी हम आप लोगों से जुड़ पा रहे हैं, ये आ गए हैं, तो अब चीज़ें आप तक आ जाएंगी। अब लिंक भेजना आसान हुआ है, किताब भेजना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उसी का PDF भेजना बहुत आसान हो गया है। तो आप जो भी साथी को लग रहा है कि किताबों की कमी है, वो मुझे एक मैसेज दे दें। मेरे पास भी ज़्यादा किताबें तो नहीं होंगी, लेकिन 500-700 किताबें मेरे पास भोजपुरी की हैं। तो उन किताबों को आप तक मैं पहुंचा सकता हूं, उनके बारे में बता सकता हूं। दूसरे जो दोस्त हैं, जैसे आखर काम कर रहे हैं, दूसरी भोजपुरी की अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, तो उन लोगों के माध्यम से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि भोजपुरी में लेखन कम हो रहा है और साहित्य कम है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि भोजपुरी का एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो अपने आप को छोड़कर, भोजपुरी भाषा को छोड़कर वो अंग्रेजी के या हिंदी की तरफ चला जाता है, संस्कृत की तरफ चला जाता था एक ज़माने में, अब अंग्रेजी हिंदी की तरफ चला जाता है। लेकिन भोजपुरी में पर्याप्त मात्रा में लिखा जा रहा है, और जो युवा पीढ़ी आई है वो शानदार लेखन कर रही है। उससे हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं, और जितनी बड़ी संख्या में आप आते जाएंगे, जितना पढ़ के लिखेंगे। गीतों के साथ होता यह है कि जब गीत रचना करनी होती है तो हम परंपरागत कुछ बिंब प्रतीक ले लेते हैं और उसी के आधार पर 2 गीत लिख करके और काम पूरा हो जाता है। लेकिन जब आपको गद्य लिखना होता है तो आपको परंपरा की जानकारी लेनी होती है, आपको पढ़ना पड़ता है। आलोचक के लिए नित्यानंद तिवारी का कहना है कि हड्डियां घिस जाती हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप आलोचक बन पाते हैं। तो उस परंपरा को हमें विकसित करना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा। अनुपा चौहान जी हैं, डॉक्टर अनुपा चौहान, जो गुजरात में प्रोफेसर हैं। उन्होंने पूछा है कि एक बात जानकारी के लिए बताइएगा कि क्या भोजपुरी में व्याकरण है? जी हाँ, बिल्कुल है। लगभग 10 व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं और उसमें से 3 या 4 मेरे पास उपलब्ध हैं। तो व्याकरण की कोई कमी नहीं है। अंग्रेज़ों ने ही इसकी शुरुआत कर दी थी और उसके बाद रसिक बिहारी ओझा निर्भीक से लेकर के जयकांत सिंह जय तक तमाम साथियों ने, जो अभी वर्तमान में भी लिख रहे हैं, इन लोगों ने व्याकरण पर कलम चलाई है। और भाषा होगी तो व्याकरण तो होगी ही, बिना व्याकरण के भाषा चलती नहीं है। भाषा पहले होती है, व्याकरण उसी भाषा के आधार पर लिख लिया जाता है। तो भोजपुरी के पास समृद्ध व्याकरण है। और जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने हिंदी का व्याकरण लिखा, वैसे भी कुछ लोगों ने भोजपुरी व्याकरण की चर्चा की है। उदय नारायण तिवारी जी ने भी भोजपुरी के ध्वनि की विशेषताओं को, उसके व्याकरण की चर्चा की है। तो साथियों, मेरा समय ख़त्म हो चुका है और आपके प्रश्नों के कुछ जवाब अगर लिखित रूप में संभव हुआ तो मैं उस रूप में भी दूंगा, और अगर ज़रूरत हुआ तो विशेष रूप से किसी एक खास मुद्दे को लेकर, जैसे भोजपुरी व्याकरण को लेकर, भोजपुरी भाषा की स्थिति को लेकर, भोजपुरी के लोक साहित्य में स्त्रियों की स्थिति को लेकर मैं फिर से लाइव आ जाऊंगा। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना,
इतने व्यवधानों के बावजूद आप लोग हमसे जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी लोग सुरक्षित रहिए। जो अभी माहौल है इसमें आपका स्वास्थ्य और सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।